हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू योर फेवरेट, माय फेवरेट, सबका फेवरेट चेतन मलिक क्लासेस। कैसे है बेटा आप सब लोग? मुझे फटाफट से बेटा चैट सेक्शन में आप रिप्लाई करें, कैसे हैं आप लोग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या सब लोग आ जाओ जी, फटाफट से आ जाओ जी सब लोग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं एक चीज दो तीन बार खैर अभी आपको बताता रहूंगा, गाइड करता रहूंगा कि अब जो आपकी क्लासेस बेटा एप्लीकेशन पे होंगी, एकदम लाइव होंगी एप्लीकेशन पे, और एप्लीकेशन पे ही आप उसका रिकॉर्डेड लेक्चर भी ले सकते हैं। और मेरे ख्याल से सब बच्चों को क्लियर है यहाँ पे कि कैसे लाइव क्लास लेनी है, लाइव क्लास कहाँ मिलती है, और कैसे आपको रिकॉर्डेड लेनी है, रिकॉर्डेड क्लास आपको कब कहाँ कैसे मिलेगी, वो सब आपको क्लियर है। बताएं जी, ये बातें आपको क्लियर है क्या? कोई भी बच्चा ऐसा यहाँ पे जिसको क्लियर ना हो, लाइव क्लास कहाँ मिलेगी और रिकॉर्डेड कहाँ मिलेगी? तो मैं फिर भी कहना चाहूंगा कि अभी कुछ दिन हम ये रिकॉर्डेड क्लास, आपकी रिकॉर्डेड क्लास, क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा टाइम लगता है अडेप्ट करने में, एप्लीकेशन को अडेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ दिन, सिर्फ ये वीक और मैक्सिमम ये वीक और हम आपकी क्लासेस YouTube पर डाल देंगे रिकॉर्डेड। लाइव नहीं, लाइव आपकी एप्लीकेशन पे ही होगी। धीरे धीरे हम आपको एप्लीकेशन पे लेके आएंगे, जिससे कि आपको एप्लीकेशन का अंदाजा हो जाए कब कहां कैसे क्या चीज आपको देखने को मिलती है। तो हम क्लासेस तो एप्लीकेशन पे ही लेंगे, लेकिन धीरे अभी मैं रिकॉर्डेड क्लास, आपकी जो क्लास रिकॉर्ड होगी वो YouTube पर भी डालूंगा, ताकि इस वीक और आप एप्लीकेशन से रूबरू हो जाओ और आपको कोई भी दिक्कत हो, टेक्निकली आप अपने आप को क्लियर कर लो कि कब कहां क्या चीज आपको देखने को मिलेगी। हमारी एप्लीकेशन पे मैं थोड़ा सा आपको गाइड इसलिए कर रहा हूं, पहले बेटा वीडियो एकदम क्लियर है। अगर आपका नेट स्ट्रांग नहीं है, आप अगर मोबाइल पे देख रहे हैं, मोबाइल नेट से देख रहे हैं, तो एकदम क्लियर वीडियो आएगी। देखो लक्षिता कह रही है एकदम क्लियर है, बिल्कुल क्लियर आएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब आप समझो बात को, आप लॉजिकली एक बात समझना, हमारे यहां से कोई चीज जा रही है, और हमारे यहां से कोई चीज अगर जा रही है, और आपके एग्जाम्पल मान लो 10 में से 8 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास क्लियर आ रही है, और 2 ऐसे हैं जिनको वीडियो क्लियर नहीं दिख रही, तो आप लॉजिकली समझ सकते हैं अगर हमारे यहां से क्लियर जाएगी ही नहीं ना वीडियो, तो सबको ही क्लियर नहीं दिखेगी। अगर हमारे यहां से क्लियर जाएगी तो अब आपके नेट पे भी तो डिपेंड करता है ना, यहाँ पे दोनों का नेट पे डिपेंड करेगा कब कहां कैसे क्या चीज हो रही है, दोनों के नेट पे डिपेंड करेगा, ना कि सिर्फ एक के। अगर मेरी तरफ से कोई भी दिक्कत होगी तो वो मैं आपको खुद ही बता दूंगा कि मेरी तरफ से आज ये दिक्कत है, और तो आपकी क्लास में कुछ समस्या आ सकती है, वो मैं खुद ही आपको बता दूंगा। आपको उस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अगर मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है तो फिर सबके लिए दिक्कत नहीं है। फिर अगर किसी एक बच्चे को, 2 बच्चों को दिक्कत आ रही है, तो आप अपना नेट चेक करें थोड़ा स्ट्रांग। लेकिन मैं आपको एक राय दूंगा, जिन भी बच्चों ने ऑनलाइन लाइव क्लास ली है, मेरी तरफ से आपको ये सजेशन है कि अब आपके पूरे आने वाले 6 महीने इंटरनेट पे डिपेंड करने वाले हैं। बेस आपका इंटरनेट है, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम यहां पैसे बचा लें और 1.5 GB जो पर डे का मिलता है मोबाइल में, उसी से मजे ले लें जीवन के, तो मैं कहूंगा आपका करियर डिपेंड करता है पूरा इस पे। तो इस पे आप मजे ना लें, मतलब ये मेरी पर्सनल सजेशन है। 400 500 600 रुपए में आज की डेट में अनलिमिटेड वाईफाई, अच्छा कनेक्शन आपको मिल जाता है किसी भी कंपनी का, मैक्सिमम 400 500 600 रुपए में 100 MBPS 150 MBPS की स्पीड वाला अनलिमिटेड डेटा के साथ आपको मिल जाता है। तो मैं आप सबको ये सजेस्ट करूंगा कि आप मान लो 6 महीने की बात है, 6 महीने में एक एवरेज भी लगाएं 500 रुपए पर मंथ, तो 3000 रुपए की बात है, 3000 रुपए की बात है।
लेकिन आप वाईफाई अपने घर पे अगर लगवा लेंगे तो बेफिक्र होके, बेफिक्र, और सेकेंडरी तो आपका मोबाइल का नेट है ही है, मतलब कभी वाईफाई काम नहीं कर रहा तो हमारे पास सेकेंडरी हमारा मोबाइल का नेट है, हम उस दिन मोबाइल में देख लेंगे क्लास, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बैकअप भी है आपके पास। लेकिन सिर्फ मोबाइल के नेट पे अगर आप बेस होके अपना करियर, सीए की क्लासेस आपने लाइव क्लास ली है ऑनलाइन, जिसका बेस है इंटरनेट, बेस इंटरनेट है, इसीलिए हम लोग तो 3 से 4 कनेक्शन लेके चलते हैं बेटा, हर सेटअप का अलग कनेक्शन, सबको बैकअप देने के लिए अलग कनेक्शन, मतलब हम लोग 3 से 4 कनेक्शन लेके चलते हैं एट अ टाइम, एंड दैट टू वो भी वेरी हाई स्पीड, क्योंकि हमारे यहाँ से क्लास अपलोड होनी है, आपके यहाँ पे डाउनलोड होनी है। थोड़ा सा जिसको कॉन्सेप्चुअल आइडिया हो, हमारे यहाँ से क्लास जा रही है, अपलोड हो रही है एक सर्वर पे, वहां से क्लास आपके यहाँ पे डाउनलोड हो रही है। तो डाउनलोडिंग स्पीड तो हर इंटरनेट वाला देता है, पर अपलोडिंग स्पीड बहुत अच्छे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ही देते हैं, आपको चाहिए भी नहीं, खैर आपको डाउनलोडिंग स्पीड चाहिए। तो ये मेरी तरफ से आपको सजेशन है कि आप वाईफाई लगवाओ। वाईफाई लगवाने से क्या होगा ना, टेंशन फ्री, कभी क्लास मिस नहीं हो रही, पता लगे कभी ब्लर आ रहा है ड्यू टू इंटरनेट, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, हमें क्लास के बीच में ये सब पंगे नहीं चाहिए, हमें क्लास के बीच में ये सब पंगे नहीं चाहिए। हम पढ़ने के बैठे हैं तो फालतू जो चीजें हैं जो मुझे डिस्टर्ब कर रही है, मुझे उससे दूर हो जाना चाहिए, समझो बात को, जो फालतू चीजें मुझे डिस्टर्ब करें मुझे उससे दूर होना चाहिए, मेरा पूरा फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए। और पहली 2-3 क्लासेस में अभी आपको गाइड करता रहूंगा कि कैसे करना है, क्योंकि अभी आप एप्लीकेशन से रूबरू नहीं है, लेकिन हमारी एप्लीकेशन बिल्कुल एप्ट और उम्दा एप्लीकेशन बनी हुई है। हमारी तरफ से एक बात ध्यान रखना, हमारी तरफ से आपको जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी मैसेज आपको देना होगा, कभी क्लास के बारे में या कुछ भी XYZ टेस्ट के बारे में कुछ भी, तो आप अपना चैट सेक्शन जरूर देखा करो, अपनी सेटिंग्स में जाके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लो। मतलब ये मेरी पर्सनल आपको 2-3 बातें बता रहा हूं, सजेशन है। एक तो वाईफाई ले लो घर में, जिससे आपको क्लासेस में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मतलब मुझे फालतू चीजों में नहीं अड़ते हुए क्लासेस पे पूरा फोकस करना है। सेकेंडली, अपनी नोटिफिकेशन ऑन कर लो एप्लीकेशन में, जिससे हमारी तरफ से जो भी आपके पास मैसेज हो या नोटिफिकेशन हमें देनी हो आप तक पहुंच जाए। और तीसरा, अपने चैट सेक्शन को अच्छे से देखा करो, हमारी तरफ से जो भी आपको कम्युनिकेशन भेजनी होगी ना, वो एप्लीकेशन इसीलिए डेवलप की गई है, किसी के पास व्हाट्सएप नहीं आ रहा, किसी के पास टेक्स्ट नहीं जा रहा, कुछ नहीं है, आपके चैट सेक्शन में एप्लीकेशन में आपको सब चीज मिलेगी, स्टडी मटेरियल, क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट, चैट्स, सब कुछ आपको उसी में मिलेगा, जिससे एक जगह पे मेरा सारा मटेरियल पड़ा है, मुझे कुछ भी इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। और रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको एक जगह पे सारी मिल जाएंगी, जिससे कि आपको सीक्वेंस वाइज, चैप्टर वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज सारी क्लासेस एक जगह पे मिल जाएंगी। बहुत दिमाग से और बहुत प्लान्ड वे में एप्लीकेशन बनाई गई है, इसका भरपूर फायदा उठाएं, आप ही के लिए बनाई गई है, जिससे कि हमारे बीच में कोई भी कम्युनिकेशन गैप ना रह जाए। ठीक है जी, तो मेरी सजेशन है कृपया करके वाईफाई लगवा लो, 3-4 हजार के चक्कर में अपनी क्लासेस के ऊपर दिक्कत मत आने दो। एक भी लाइव क्लास मिस हो गई ना, वो बहुत नुकसान दे जाएगी आपको एज कंपेयर टू, अब आपने लाइव में एडमिशन लिया तो आई विल एडवाइज यू कि आप लाइव ही क्लास लें, घर बैठ के आराम से, लैपटॉप पे देखें, मोबाइल पे देखें। ये भी एक पर्सनल सजेशन है, अगर लैपटॉप अवेलेबल है, डेस्कटॉप अवेलेबल है, तो लैपटॉप पे देखें, बड़ी स्क्रीन में तसल्ली से क्लास देखें। पूरा दिन हमारा यही काम है, हम पढ़ने ही आए हैं, ठीक है ना, हम पढ़ने ही आए हैं। अब देखो, बच्चे का मेरे पास मैसेज आ रहा है, बच्चे का मेरे पास मैसेज आ रहा है, एप्लीकेशन पर लेक्चर शो नहीं हो रहा है। अश्विनी, अब बताओ, एप्लीकेशन पे लेक्चर शो नहीं हो रहा है, आर यू एडेड इन लाइव। अब देखो, अब हमने 2 दिन का टाइम भी दिया था, लेकिन नालायक बच्चे हैं, करते कुछ है नहीं, फिर क्लास मिस हो जाएगी, फिर हाय हाय सर ने तो क्लास मिस हो गई, हाय 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 एप्लीकेशन पे क्लास, ये वो 100 नाटक शुरू हो जाएंगे बच्चों के। तो जब आपको समय दिया जाता है, कुछ हमारी तरफ से एक गाइडेंस दी जाती है, उसको किया करो ना। चलो जी, शुरू करते हैं आज की क्लास। अब ना हम लोग, शेड्यूल सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे शेड्यूल सबको पता है आप सबको, और आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा बेटा रेज हैंड का। रेज हैंड का ऑप्शन आ रहा होगा आपके पास। वो रेज हैंड क्या है,
जब आप उस रेज हैंड पे क्लिक करेंगे ना, रेज हैंड पे जब आप क्लिक करेंगे तो मेरे पास आपकी रिक्वेस्ट आएगी, मेरे पास आपकी रिक्वेस्ट आएगी, रिक्वेस्ट, मेरे पास आपकी रिक्वेस्ट आएगी और मैं यहां से एक्सेप्ट करूंगा। तो आप बोल के डाउट पूछ सकते हैं। तो आप जो हैंड्स फ्री यूज करें वो ऐसी करें जिसमें बोलने की ऑप्शन हो, और अपनी सेटिंग्स में जाके आप अपने माइक्रोफोन को एक्टिवेट कर लें, जिससे कि आप बोल करके डाउट पूछ सकें। बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, आप बोल के मुझसे डाउट पूछो, क्या दिक्कत है। आप नॉर्मली क्या होता है, आप लिख के डाउट पूछते हो, लिख के इतना जल्दी समझ में नहीं आता। आप बोल के पूछना चाहो बोल के पूछ सकते हो। कोई है यहाँ पे तो आप एक बार रेज हैंड की ऑप्शन दबाओ, रेज हैंड की। चलो एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं भी अपना स्पीकर ऑन करूंगा, मैंने अभी स्पीकर एक्टिवेट नहीं किया हुआ, मैं भी अपना स्पीकर ऑन करूंगा, मुझे भी तो सुनाई देना चाहिए ना आपका डाउट। तो मैं नेक्स्ट क्लास में अपना स्पीकर ऑन कर लूंगा, अपना मतलब सिस्टम का, और आप बोल करके डाउट पूछना मजे में, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी शुरू करते हैं बेटा आज की क्लास। हमने इनकम टैक्स में क्या कर लिया था, फटाफट से शुरू करते हैं। अच्छा, कल मेरे से एक बच्चे ने पूछा कि सर टैक्स में सिर्फ थ्योरी है क्या? कुछ भी थ्योरी नहीं है, टैक्स पूरा 60 नंबर का प्रैक्टिकल आता है। लेकिन क्योंकि अभी आपको टैक्स के बारे में ज्ञान नहीं है तो आपका बेस बन रहा है, ये पहली 5-7 क्लास आपका बेस बनेगा कि टैक्स होता क्या है, क्यों लगता है, कैसे लगता है, क्या एक्ट है। बेस तो क्लियर होना चाहिए ना। सीधा प्रैक्टिकल पे लेके चला जाऊंगा, आपको पता ही नहीं है, कोई आपसे जनरल जानकारी मांग लेगा, आपको पता ही नहीं है। तो इनकम टैक्स में हमने मतलब सॉरी टैक्स हमने शुरू किया था। टैक्स बेसिकली होता क्या है, रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए क्या है, रेवेन्यू है। मेरा एक सेकंड रुकोगे, मैं आपसे एक चीज और मैं आपको बता ही देता हूं, कई बच्चे ना कंफ्यूज ना हो जाएं, मैं इसीलिए आपको बता ही देता हूं कि आपको एप्लीकेशन पे क्या करना है, कैसे करना है। एक सेकंड रुको बेटा, मैं फटाफट से आपको बता देता हूं। देखो आप जब देखोगे ना, आपको यहां पे ऐसे दिख रहा होगा बैचेस, ये वो, आपको बैचेस में आके प्लस पे क्लिक करना है, प्लस पे। जब आप बैचेस पे आके प्लस पे क्लिक करोगे तो वो आपसे वो मांगेगा, क्या बोलते हैं, जब आप बैचेस पे आके प्लस पे क्लिक करोगे आपसे एक बैच कोड मांगेगा। नीचे आपको दिख रहा होगा होम समथिंग समथिंग समथिंग, स्टोर, चैट, प्रोफाइल, बैचेस। बैचेस पे क्लिक करोगे, वहां प्लस का साइन बना हुआ होगा, उस पे प्लस पे क्लिक करोगे, आपसे बैच कोड मांगेगा जो आप हमारे टेक्निकल नंबर पे कॉल करके ले सकते हैं। जब आप उस बैच कोड को डालेंगे हमारे पास रिक्वेस्ट आएगी और हम आपको लाइव बैच में ऐड कर लेंगे। ये तो हुआ लाइव क्लास देखने का तरीका। रिकॉर्डेड देखनी है आपको तो स्टोर सेक्शन में आप जाओगे, स्टोर पे क्लिक करोगे, कैटेगरीज में व्यू ऑल पे क्लिक करोगे। व्यू ऑल पे क्लिक करने के बाद सबसे लास्ट में आपको दिखेगा नॉट फॉर सेल। 3-4 होंगे नॉट फॉर सेल वाले, एक एफ नॉट फॉर सेल, एफ नॉट फॉर सेल और एक सिंपल नॉट फॉर सेल, जिसमें 20 के आसपास कोर्सेज होंगे। वो नॉट फॉर सेल में जब आप जाओगे तो आपने जो भी चीज हमसे बाय की है, टैक्स, कॉस्ट, लॉ, अकाउंट्स, ग्रुप 1 या ग्रुप 2 या बोथ ग्रुप, उस पे क्लिक करोगे, आपको आपके नाम का एक कूपन कोड दिखेगा, दैट इज बेसिकली टू एक्टिवेट योर क्लासेस। तो आपकी 29 या 30 रुपए लगेंगे और आपकी क्लासेस रिकॉर्डेड भी एक्टिवेट हो जाएंगी। लेकिन उसके लिए अगर आपको आपके नाम का कूपन नहीं दिख रहा है तो आप टेक्निकल नंबर पे कॉल करें, वो आपको आपके नाम का कूपन बना के दे देगा और आप अपनी रिकॉर्डेड को भी एक्टिवेट कर सकते हैं मात्र 30 रुपए में। ठीक है जी। और आपको स्टडी मटेरियल सारा लाइव बैचेस के अंदर ही मिल जाएगा। मतलब लाइव क्लास देखनी है तो बैचेस में आपको देखने को मिलेगी, और रिकॉर्डेड देखनी है तो स्टोर सेक्शन आपके लिए रिकॉर्डेड के लिए बनाया गया है, बैचेस बनाए गए हैं लाइव क्लास के लिए। चलो जी, तो टैक्स बेसिकली होता क्या है, रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए इनकम है, हमारे लिए खर्चा, एक फाइनेंशियल चार्ज है जो हमें देना है। गवर्नमेंट इस पैसे का क्या करती है, गवर्नमेंट हमारे को सुख सुविधाएं प्रोवाइड करती है, जैसे कि रोड्स, ब्रिजेस, डैम्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। गवर्नमेंट का टैक्स लेने के बेटा दो तरीके हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स बेसिकली क्या होता है, जिसके ऊपर लगता है वही गवर्नमेंट को पे करता है, बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड। इनडायरेक्ट टैक्स बेसिकली क्या है, जिसके ऊपर लगता है वो अपने सर का बर्डन किसी और के सर पे शिफ्ट करता है, बर्डन कैन बी शिफ्टेड। एग्जांपल डायरेक्ट टैक्स का इनकम टैक्स जो कि आपके सिलेबस में 60 नंबर का है, और इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल जीएसटी जो आपके सिलेबस में 40 नंबर का है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये हमने पढ़ा था। उसके बाद इनकम टैक्स का हमने सिलेबस लिखा था जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर अपना शुरू किया था। इनकम टैक्स कौन सी गवर्नमेंट लगाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। और गवर्नमेंट को पावर कहां से मिलती है, भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 246, 7 शेड्यूल, लिस्ट 1, एंट्री नंबर 82 से गवर्नमेंट को पावर मिलती है कि वो इनकम टैक्स के ऊपर लॉ बना सके। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ बनाया भी, और कौन सा लॉ बनाया,
इनकम टैक्स एक्ट 1961, एनुअल फाइनेंस एक्ट, जजमेंट्स, सर्कुलर एंड नोटिफिकेशंस और इनकम टैक्स रूल्स, गवर्नमेंट ने ये बना दिया। ठीक है, उसके बाद एक्ट जो होता है वो सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉजेज, सब क्लॉजेज में डिवाइडेड रहता है। इनकम टैक्स किसके ऊपर लगता है बेटा? इनकम टैक्स पर्सन के ऊपर लगता है, और पर्सन की डेफिनेशन में सब लोग आते हैं। सब लोग का क्या मतलब है? इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, फर्म, कंपनी, लोकल अथॉरिटी, सब लोग आते हैं। एंड एवरी अदर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन नॉट कवर्ड अबव। उसके बाद आप जिस साल में इनकम कमाते हो उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर। आपके एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर 21-22, 1/4/21 से 31 मार्च 22 जो कि एप्लीकेबल है। और अगले साल में उस इनकम की क्या होती है? असेसमेंट, कैलकुलेशन। गवर्नमेंट कैलकुलेट करते हैं कि पिछले साल में जो आपने इनकम कमाई है क्या वही आपने शो भी करी है कि नहीं करी, और सही से टैक्स जमा कराया या नहीं कराया। अगले साल को बोलते हैं असेसमेंट ईयर। आपके लिए जो एप्लीकेबल है दैट इज असेसमेंट ईयर 22-23। उसके बाद अगर आपने बिजनेस बीच में शुरू किया या बिजनेस बीच में बंद कर दिया तो आपका प्रीवियस ईयर 12 महीने से छोटा भी हो सकता है। ऑब्वियसली सारी डेफिनेशन कहां गिवन है बेटा? सेक्शन 2 डेफिनेशंस का इनकम टैक्स एक्ट 1961। एसएससी कौन होता है? वो पर्सन जिसको इनकम टैक्स एक्ट के दायरे में रह के कुछ भी अमाउंट गवर्नमेंट को पे करना है, दैट इज कॉल्ड एज एसएससी। और एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ प्रीवियस ईयर का क्या मतलब है? कि जहां पर जिस साल में आप इनकम कमा रहे हो, प्रीवियस ईयर में अगर आप इनकम कमा रहे हो तो टैक्स भी यानी आपकी असेसमेंट भी प्रीवियस ईयर में ही होगी। ऐसे कौन से केसेस हैं? शिपिंग बिजनेस ऑफ अ नॉन रेजिडेंट पर्सन लीविंग इंडिया, एओपी बीओआई फॉर्म फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट, पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स और डिसकंटिन्यूड बिजनेस, सेक्शन 172, 4, 4A, 5 एंड 6। उसके बाद आपके जो हेड्स ऑफ इनकम है, आपके बेटा कितने हेड्स ऑफ इनकम है? आपके 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, श्री पीसीओ, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज। मतलब एज पर गवर्नमेंट आप इनकम 5 जगहों से कमाते हो। आपकी इनकम को 5 हेड्स में डिवाइड किया जा सकता है। सैलरी जो आप जॉब करके कमाते हो, हाउस प्रॉपर्टी जो आपकी रेंटल इनकम है, पीजीबीपी जो आप बिजनेस करके कमाते हो, कैपिटल गेन जो एसेट को बेच के कमाते हो, और अदर सोर्सेज जो बाकी सारी इनकम है वो इस हेड में चली जाती है। उसके बाद प्रोविजो का मतलब क्या होता है? किसी भी सेक्शन के नीचे अगर कोई प्रोविजो गिवन है तो वो उस सेक्शन की एक्सेप्शंस या कंडीशंस बता रहा होगा। और अगर किसी भी सेक्शन के नीचे उसका गिवन है एक्सप्लेनेशन, तो एक्सप्लेनेशन क्या बताएगी? क्लैरिफिकेशन। वो उसको और एक्सप्लेन और क्लैरिफाई करती है। ठीक है जी, पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद मीनिंग ऑफ इनकम अभी हमने नहीं पढ़ा है, क्योंकि इनकम का मतलब अभी आप और डिटेल में पढ़ लोगे। जब सारे चैप्टर पढ़ लोगे तो इनकम का मतलब ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। मीनिंग ऑफ इंडिया, इंडिया में बेसिकली क्या क्या आता है? सर इंडिया में सब कुछ आता है। इंडिया का लैंड मास तो इंडिया में कवर होगा ही होगा। इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स 12 नॉटिकल माइल्स एंड टोटल 200 नॉटिकल माइल्स ईईजेड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये भी इंडिया का पार्ट है। यहां तक पूरा इंडिया आता है और इतना ही स्पेस एयर में भी आपका इंडिया का पार्ट है। मतलब अगर आप इस एरिया में इनकम कमाओगे तो आपके ऊपर इनकम टैक्स एक्ट लगेगा। उसके बाद अनडिस्क्लोज सोर्सेज ऑफ इनकम। अनडिस्क्लोज का मतलब अगर आप अपनी इनकम को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो तो आपके ऊपर हाई रेट ऑफ टैक्स लगता है। CIMIEB 68, 69, 69AB, CD। C से क्या था? कैश क्रेडिट। I से क्या था? अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट। M से क्या है? मनी अनएक्सप्लेन। I से क्या है उसके बाद? अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉट फुली डिस्क्लोज इन बिजनेस। और उसके बाद अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर और अमाउंट बोरोड ऑन और रीपेड ऑन हुंडी, मतलब प्रोमिसरी नोट। पहले के जमाने में जो हुंडी कहते थे, आज के जमाने में उसको प्रोमिसरी नोट कहते हैं। और इस पे किस रेट से टैक्स लगता है? 78% से टैक्स लगता है। अब यहां से सवाल आता है नई क्लास। अब यहां से हमारी आज की जो क्लास आती है, आज ना बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने करना क्या है। मतलब इंटर के सिलेबस में है क्या? सर इंटर के सिलेबस में 60 मार्क्स का इनकम टैक्स है। वो आपको क्या सिखाएगा? वो आपको क्या सिखाएगा? कैसे इनकम निकालते हैं और कैसे उसके ऊपर इनकम टैक्स निकालते हैं। कैसे इनकम निकालते हैं और कैसे उसके ऊपर इनकम टैक्स निकालते हैं। बिल्कुल ध्यान से समझना। आप मैं आपको सारे चैप्टर इसके साथ लिंक करूंगा। सारे चैप्टर इसके साथ लिंक करने वाला हूं कि कौन कौन सी चीजें, ये जो चैप्टर्स आपके सिलेबस में है 14 चैप्टर, मैं सारे आज उसकी लिंकिंग करने वाला हूं। आपको क्लैरिफाई हो जाएगा कि सिलेबस हमें कैसे पढ़ना है, वो किस बेसिस पे सिलेबस है। बहुत ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से सुनना। बहुत जरूरी चीजें हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। सुनो, सबसे पहले बिल्कुल ध्यान से सुनना, नई बात है आपके लिए और ध्यान से समझना।
सबसे पहले मेरे आपसे सवाल है, मेरा आपसे क्या सवाल है, अब मान लो शोएब अख्तर है, पाकिस्तान का क्रिकेटर है, बॉलर है, ठीक है। शोएब अख्तर पाकिस्तान का प्लेयर, पाकिस्तानी रेजिडेंट, पाकिस्तान में मैच खेलता है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको पैसे दे रहा है मैच खेलने के, फीस, मैच फीस। तो क्या इंडिया वाले उससे इनकम टैक्स मांग सकते हैं कि ला बेटा आजा, इंडिया में आ और उस पर इनकम टैक्स दे, जो तू इनकम कमा रहा है पाकिस्तान में, उससे टैक्स मांग ले क्या? नहीं सर, नहीं मांग सकते। लेकिन 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 वही शोएब अख्तर जब इंडिया आता है और आईपीएल में कमेंट्री करता है, तो उसको इंडियन क्रिकेट बोर्ड या आईपीएल क्रिकेट बोर्ड उसको पैसे देता है कमेंट्री करने के, तो क्या उससे टैक्स मांग सकते हैं क्या? क्यों भाई, सबने यस क्यों बोल दिया, मुझे बताओ, सबने यस क्यों बोल दिया भाई? शोएब अख्तर से कैसे आप टैक्स ले सकते हो? क्योंकि सर वो इंडिया में कमा रहे हैं, इंडिया। तो पॉइंट क्या है, सवाल यही है। तो क्या जब शोएब अख्तर इंडिया में आके पैसे कमा रहा है, आपने उससे इनकम टैक्स मांग लिया, इंडिया से अर्न कर रहा है, तो सवाल यही है, सबसे पहले सबसे पहले सबसे पहले आपको किसी भी व्यक्ति का क्या डिटरमाइन करना पड़ता है? रेजिडेंशियल स्टेटस, कि वो इंडिया का रेजिडेंट है या नहीं है। अगर वो इंडिया का रेजिडेंट है तो कौन कौन सी उसकी इनकम पे इंडिया में इनकम टैक्स लगेगा, और अगर वो नॉन रेजिडेंट है तो कौन कौन सी इनकम पे इंडिया में इनकम टैक्स लगेगा। ये आपको बताता है आपका चैप्टर नंबर 2, रेजिडेंशियल स्टेटस। सीक्वेंस से समझना, सिलेबस को लिंक करना। आपका देखो हम क्या करने जा रहे हैं, मैं इससे आपको क्या सिखाने जा रहा हूं कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी पर्सन जिसके ऊपर इनकम टैक्स लगता है, उसके क्या स्टेप्स हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, जिस व्यक्ति के ऊपर आप इनकम या जिस व्यक्ति की इनकम निकालने जा रहे हो, जिसके ऊपर इनकम टैक्स लगाने जा रहे हो, सबसे पहले उस व्यक्ति का क्या आपको चेक करना है? रेजिडेंशियल स्टेटस। और वो सिखाएगा आपको चैप्टर नंबर 2 कि कौन सी आपकी इनकम, मतलब इस चैप्टर के अंदर दो कॉन्सेप्ट हैं। दो कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको दिखा देता हूं। इस चैप्टर के अंदर दो कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट कि कब व्यक्ति रेजिडेंट है और कब नहीं है। देखो, टॉपिक्स टू बी कवर्ड, डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। ये चैप्टर आपको क्या सिखाएगा कि कब एक व्यक्ति रेजिडेंट कहलाएगा और कब वो नॉन रेजिडेंट कहलाएगा, एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961। और दूसरा टॉपिक क्या है, स्कोप ऑफ टोटल इनकम। ये आपको क्या सिखाएगा, अगर व्यक्ति रेजिडेंट है, अगर व्यक्ति रेजिडेंट है तो कौन कौन सी इनकम पे इंडिया में इनकम टैक्स लगेगा, और अगर वो नॉन रेजिडेंट तो उसकी कौन कौन सी इनकम पे इंडिया में इनकम टैक्स लगेगा। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए ना कि व्यक्ति की कौन कौन सी इनकम पे इंडिया में इनकम टैक्स लगता है। जिस इनकम पे इंडिया में टैक्स लगता ही नहीं है, जो इनकम पे इनकम टैक्स लगना ही नहीं चाहिए, अगर आप उस पे इनकम टैक्स लगाओगे तो क्या होगा, लड़ाई होगी ना, फालतू की कलेश होगा। तो चैप्टर नंबर 2 आपको क्या सिखाएगा कि अगर व्यक्ति रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है तो कौन कौन सी इनकम पे इंडिया में इनकम टैक्स लगेगा। तो सबसे पहले तो आपको वो डिटरमाइन करना चाहिए। जब वो पता लग गया कि मिस्टर एक्स है, इसकी ये सारी इनकम्स पे इंडिया में टैक्स लगना है, तो अब सेकंड स्टेप क्या है, उन सारी इनकम्स को 5 हिस्सों में बांट लो। उन सारी इनकम्स को कितने हिस्सों में बांट लो? भाई जॉब से कमा रहा है सैलरी, भाई रेंट से कमा रहा है हाउस प्रॉपर्टी, भाई बिजनेस से कमा रहा है पीजीबीपी, भाई अगर तू एसेट बेच के कमा रहा है कैपिटल गेन, और इसके अलावा कोई भी इनकम कमा रहा है वो कौन से हेड में डाल देंगे, अदर सोर्सेज में डाल देंगे। तो स्टेप 2 क्या है, रेजिडेंशियल स्टेटस वाले चैप्टर ने आपको क्या सिखा दिया कि भैया अगर व्यक्ति रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है तो कौन कौन सी इनकम पे इंडिया में टैक्स लगेगा। अब जो जो इनकम पे इंडिया में टैक्स लगना है, जो जो इनकम पे इंडिया में टैक्स लगना है, उसमें से इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ इनकम को एग्जेम्प्ट करा हुआ है, कुछ इनकम को एग्जेम्प्ट करा हुआ है। तो वो आपको कौन सा चैप्टर बताएगा, वो बताएगा एग्जेम्प्ट इनकम।
समझो बात को। रेजिडेंशियल स्टेटस ने आपको क्या बताया, कौन कौन सी इनकम इनकम टैक्स एक्ट के दायरे में आती हैं एज पर योर रेजिडेंशियल स्टेटस। एग्जेम्प्ट इनकम क्या बताएगा कि मान लो 10 इनकम है जिसपे इंडिया में इनकम टैक्स लगना चाहिए, 10 में से 2 सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर रखी है। वो कौन कौन सी इनकम है वो आपको बताएगा चैप्टर एग्जेम्प्ट इनकम। 10 में से 2 जो एग्जेम्प्ट है वो हटा दो, जिसपे टैक्स नहीं लगाती इंडियन गवर्नमेंट वो हटा दो। बाकी बची 8, उनको कितने हिस्सों में बांट लो, 5 हिस्सों में। श्री पीसीओ, श्री पीसीओ, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज में बांट लो। और उनकी इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपको ये 5 हेड्स ऑफ इनकम, आगे क्या है हमारे ये 5 हेड्स ऑफ इनकम, ये आपको बताते हैं कि हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितना कितना अमाउंट आता है, सैलरी की इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, पीजीबीपी की कैसे कैलकुलेट करते हैं। जो 5 हेड्स ऑफ इनकम है डिटेल चैप्टर, ये आपको सिखाएंगे कि कैपिटल गेन, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी और सैलरी की इनकम कैसे और कितना अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, ये आपको ये चैप्टर सिखाएंगे। तो जब 5 इनकम कैलकुलेट हो गई, ये आ गई मेरी ग्रॉस टोटल इनकम, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम। अब उसके बाद क्या होता है कि कई लोग क्या करते हैं, मान लो मेरी 10 लाख इनकम है, मेरी 10 लाख इनकम है, तो मेरी 10 लाख पे जो इनकम टैक्स आएगा वो थोड़ा ज्यादा आएगा। मैं कोई ऐसा जुगाड़ करता हूं कि इनकम जो मेरे नाम पे 10 लाख की आ रही थी वो 5 लाख मेरे नाम पे आए और 5 लाख मेरी वाइफ के नाम पे आ जाए। सर ऐसा कैसे होगा, मान लो एक घर है जिससे मुझे साल का 12 लाख रुपए किराया आता है, लाख रुपए महीना मैंने किराए पे दे रखा है, तो वो मेरी इनकम होगी हाउस प्रॉपर्टी की। सर वो आपकी इनकम क्यों, क्योंकि घर मेरे नाम पे है, इसलिए उस हाउस प्रॉपर्टी से आने वाली इनकम भी मेरी है। अब मान लो मैं उस इनकम पे इनकम टैक्स बचाना चाहता हूं, तो मैंने जानबूझ के क्या किया, बिना कुछ भी कोई नाटक, बर्थडे आया वाइफ का, मैंने आधा घर उसके नाम पे कर दिया। तो जब आधा घर उसके नाम पे कर दिया फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके लिए गिफ्ट हो गया, गिफ्ट फ्रॉम अ रिलेटिव एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, उसके लिए वो एग्जेम्प्ट हो गया। और इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि सर एक घर 2 नाम पे हो गया, अब आपके नाम पे भी और आपकी वाइफ के नाम पे भी, तो उससे आने वाली इनकम भी 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी। साल की इनकम जो 12 लाख की आती, 6 लाख आपकी, 6 लाख वाइफ की, तो उससे ऊपर उस इनकम के ऊपर आपका इनकम टैक्स का जो बर्डन है वो कम हो जाएगा। अब सर कैसे कम होगा वो भी सीखेंगे आगे जाके। तो जितनी आप अपने दिमाग में ये डाल लो, इनकम को जितने छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ोगे उतना इनकम टैक्स का बर्डन आपके ऊपर कम आएगा। अभी समझेंगे कैसे। तो अब सरकार कहती है हम पागल दिख रहे हैं क्या, हमारी शक्ल पे जी क्या लिखा है, आपको क्या दिख रहा है, हमारी शक्ल पे क्या लिखा है। जब आप कोई भी ऐसी हरकत करते हो टू अवॉइड टैक्स, जब आप कोई भी ऐसी हरकत करते हो टू अवॉइड इनकम टैक्स बचाने के लिए, तो गवर्नमेंट ने चैप्टर बना रखा है क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग ऑफ इनकम में आप क्या सीखोगे, आपने इनकम को छोटे हिस्सों में तोड़ा टू अवॉइड टैक्स, गवर्नमेंट ने उसको क्लब कर दिया कि ये इनकम जो आपने तोड़ी है वो आप ही की इनकम मानी जाएगी, हमें बेवकूफ मत बनाओ। कब होता है ऐसा, क्यों होता है, ये सारी बातें आप कहां सीखोगे, क्लबिंग ऑफ इनकम में। तो अगली आप पॉइंट क्या है, मेरी इनकम जो भी आ रही थी उसमें अगर मैंने कोई इनकम तोड़ रखी है और इधर उधर ट्रांसफर कर रखी है टू अवॉइड टैक्स, गवर्नमेंट उस इनकम को मेरी इनकम में जोड़ देगी एंड दैट इज कॉल्ड एज क्लबिंग ऑफ इनकम। वो आप सीखोगे क्लबिंग ऑफ इनकम वाले चैप्टर में। नेक्स्ट उसके बाद क्या होता है, सर एक बात बताओ, आपकी मान लो पूरे साल की इनकम 10 लाख, ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी से आपको इनकम आ रही है 10 लाख रुपए की एग्जांपल, और बिजनेस में लॉस हो गया 2 लाख रुपए का, बिजनेस में लॉस हो गया 2 लाख रुपए का, तो सर आपसे सरकार इनकम टैक्स जो मांगेगी वो 10 लाख पे मांगेगी। मैंने कहा सरकार मेरे से जो इनकम टैक्स मांगेगी वो 10 लाख पे मांगेगी, लेकिन मैं सरकार को क्या बोलूंगा, सरकार एक बात बताओ, तुम बड़े चालू हो, मेरी इनकम पे तो अपना हिस्सा मांगने आ जाते हो इनकम टैक्स के नाम का, मेरी 10 लाख की इनकम तो उस पर अपना हिस्सा टैक्स के नाम का मांगने आ गए सरकार ये। और जो सरकार मेरे को लॉस हुआ 2 लाख रुपए का, मुझे लॉस भी तो हुआ है 2 लाख रुपए का, उसका क्या सरकार, उसका क्या, उस लॉस पे मेरा टैक्स भी तो माफ होना चाहिए, सरकार कहती है बिल्कुल ठीक बात है। सरकार क्या करती है, 10 लाख की मेरी इनकम, 10 लाख रुपए की मेरी इनकम, तो सरकार कहती है आप अपने 2 लाख के लॉस को अपनी इनकम से सेट ऑफ कर लो, मतलब 10 लाख की इनकम है, 2 लाख का लॉस माइनस कर लो, तो आपकी इनकम कितनी रह गई,
8 लाख रहेगी, उसमें हमें दे दो इनकम टैक्स। तो अगला जो चैप्टर है, सेट ऑफ वाला जो चैप्टर है, वो आपको क्या सिखाएगा, कौन से लॉसेस कौन सी इनकम में से कितने साल तक आप सेट ऑफ कर सकते हो, कौन से लॉसेस कौन सी इनकम में से आप कब तक सेट ऑफ कर सकते हो। नहीं लक्षिता, ठीक है, तो हमने लॉस को सेट ऑफ कर लिया। तो मैंने पहले देखो क्या किया, अपना रेजिडेंशियल स्टेटस निकाला, जो इनकम इंडिया में टैक्स होनी चाहिए थी वो अलग कर ली, उसमें से जो एग्जेम्प्ट है वो हटा दी, बाकी जो बची उसको 5 हेड में डिवाइड कर दिया। वो करने के बाद मेरा ग्रॉस टोटल इनकम आ गया। वो निकालने के बाद कोई अगर मेरी इनकम में क्लब होनी है इनकम, वो ऐड कर दिया, और कोई लॉस माइनस होना तो वो सेट ऑफ कर दिया। इसको बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। तो हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम। अब उसके बाद मैं क्या करता हूं, स्टेप नंबर 3 में ग्रॉस टोटल इनकम के 4 हिस्से कर लेता हूं। ग्रॉस टोटल इनकम के कितने हिस्से करता हूं, 4 हिस्से। सर ऐसा क्यों, अब समझना। मैंने अपनी ग्रॉस टोटल इनकम को 4 हिस्सों में बांट दिया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, कैपिटल गेन 2 टाइप के होते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, सब सीखेंगे, अभी तो बिल्कुल बेस चल रहा है आपका। विनिंग फ्रॉम लॉटरी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर 111A, और बाकी का नाम दे दिया रिमेनिंग इनकम। मैंने अपनी ग्रॉस टोटल इनकम को 4 हिस्सों में बांट लिया। मैंने अपनी ग्रॉस टोटल इनकम को 4 हिस्सों में बांट लिया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर 111A, और रिमेनिंग इनकम। सर आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इन चारों इनकम पे अलग अलग रेट से टैक्स लगता है। तो मैंने चारों एक इनकम जो ग्रॉस टोटल इनकम आई थी मेरी टोटल इनकम, उसको 4 हिस्सों में बांट लिया, क्योंकि इन पे अलग अलग रेट से टैक्स लगता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स लगता है 20%, अगर वो सेक्शन 112 वाली है, 112A वाली है तो 10%। अभी पढ़ना है ये सब, ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहे हैं आपके। विनिंग फ्रॉम लॉटरी पे लगता है 30% फ्लैट रेट, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे लगता है 15% फ्लैट रेट, और जो रिमेनिंग इनकम होती है, जो बाकी इन तीनों के अलावा जो भी आपकी इनकम बची, सरकार उसमें से पहले डिडक्शन माइनस करवाती है। सर ये डिडक्शंस क्या है, ये सब सीखोगे आप डिडक्शंस वाले चैप्टर में। सर ये डिडक्शन क्या होता है, मैं आपको सिर्फ अभी एक ओवरव्यू दे रहा हूं। गवर्नमेंट कहती है आपकी जितनी भी इनकम है, मान लो आपकी 10 लाख इनकम है, उसमें से मान लो आपको 5 लाख आपका खर्चा है पूरे साल का बीवी बच्चों का मिला के, और बाकी 5 लाख आप बैंक में भी तो सेव करते हो ना, बैंक में आप सेविंग करते हो, एफडी कर दोगे, कुछ भी करोगे। तो कुछ सरकार ने सरकारी स्कीम्स बना रखी हैं, गवर्नमेंट ने कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स बना रखी हैं। गवर्नमेंट कहती है अगर आप अपनी पैसे को वहां सेव करोगे तो हम आपको एक तो पहली बात उस पर ब्याज भी अच्छा देंगे, और वो इनकम जो आप हमारी सरकारी स्कीम में सेव करोगे उस पर आपसे इनकम टैक्स भी नहीं लेंगे। जो इनकम आप हमारी सरकारी स्कीम्स में डालोगे उस इनकम पे आपसे इनकम टैक्स भी नहीं लेंगे। तो अगर आप सरकार की जो स्कीम्स हैं उसमें पैसा लगाते हो तो सरकार आपकी जो रिमेनिंग इनकम है उसको कम कर देती है थोड़ा सा, और कम करने से क्या होगा, आपकी इनकम कम बचेगी, और कम इनकम पे आपको कम इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो आपने ग्रॉस टोटल इनकम के 4 हिस्से कर लिए, और चौथे हिस्से में से रिमेनिंग इनकम में से डिडक्शंस माइनस कर दी, और माइनस करने के बाद जो आपकी इनकम बची इसको बोलते हैं टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम। मतलब इस पे अब आपका क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। सर टैक्स कैसे लगेगा, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है पहले वाला उस पर 20 या 10% डिपेंडिंग अपॉन कौन से सेक्शन का है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी है 30%, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 15%, और सर जो रिमेनिंग इनकम बचेगी आफ्टर डिडक्शंस उस पे क्या लगेगा, स्लैब रेट लगेगा। सर अब ये स्लैब रेट क्या है, उस पे क्या लगेगा, स्लैब रेट लगेगा, और ये स्लैब रेट आपको कहां से मिलेगा, वो यहां से मिलेगा। आपके ऊपर जो फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल है, आपके ऊपर जो फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल है, मतलब जो इनकम टैक्स के रेट एप्लीकेबल है वो है फाइनेंस एक्ट 2021। जो 2021 के फाइनेंस एक्ट में इनकम टैक्स के रेट आए हैं वो आपके लिए एप्लीकेबल है। आपका प्रीवियस ईयर है 21-22 और आपका असेसमेंट ईयर है 22-23, एप्लीकेबल फॉर May 22 एंड November 22। प्रीवियस ईयर 21-22 है आपका, असेसमेंट ईयर 22-23 है फॉर May 22 एंड November 22। लेकिन जिन बच्चों का भी एग्जाम मान लो May 23 और November 23 में होगा उनके लिए फाइनेंस एक्ट 2022 एप्लीकेबल होगा।
खैर तुम्हें इस पे नहीं ध्यान देना, तुम्हारे लिए बजट 2021 एप्लीकेबल है। जो स्लैब रेट आपको क्या बताता है, रिमेनिंग इनकम में से डिडक्शंस माइनस करोगे तो आपका स्लैब रेट पे आपका टैक्स लगेगा। सर स्लैब रेट क्या है? अब अगर आपकी उम्र 60 साल से नीचे है, मतलब अप टू 59 है, तो अब आप देखना, पहले 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख तक की इनकम पे 5%, 5 लाख से 10 लाख तक की इनकम पे 20% और 10 लाख से ऊपर की इनकम पे 30% आपका टैक्स लगेगा। दीज आर कॉल्ड एज स्लैब रेट। इसको हम क्या बोलते हैं? स्लैब रेट बोलते हैं। अगर आपकी इनकम 60, अगर आपकी एज 60 या उससे ज्यादा है लेकिन 79 तक है, अप टू 80, तो आपके ऊपर ये वाला स्लैब रेट लगेगा। पहले 3 लाख पर देखो फर्क क्या है, ऊपर 2.5 लाख तक था, यहाँ पे 3 लाख तक हो गया। पहले 3 लाख पे कोई टैक्स नहीं, 3 लाख से 5 लाख, अब इस निकालना सिखाऊंगा। 5%, 5 लाख से 10 लाख 20% और अबव 10 लाख 30%। और अगर आपकी उम्र 80 या उससे ऊपर है, ठीक है, तो आपके पहले 5 लाख सरकार एग्जेम्प्ट करती है, 5 लाख से 10 लाख 20%, 10 लाख से ऊपर 30%। ये आपका दिस इज कॉल्ड एज स्लैब रेट। इसको हम स्लैब रेट बोलते हैं। और रिमेनिंग इनकम जो बचती है आफ्टर डिडक्शन, उस पर टैक्स आप इस स्लैब रेट के हिसाब से लगाते हो। ठीक है जी, पॉइंट क्लियर हो गया? यहां तक कहानी क्लियर है कुछ आपको कि कैसे आप इनकम और कैसे आप इनकम टैक्स लगाते हो? मैं बिल्कुल अभी आपको एक बर्ड्स आई व्यू दे रहा हूं। अभी तो हमें एक एक चैप्टर करेंगे तो एक एक चीज क्लियर होगी। ठीक है जी, पॉइंट क्लियर हो गया यहां तक? अब इस तरीके से आपका टैक्स आ गया, टैक्स हमने निकाल लिया, मैंने आपको बताया टैक्स निकाल लिया स्टेप 4 से, और इसमें से माइनस होता है मार्जिनल रिलीफ। अभी इसकी बात हम करेंगे, अभी आपको नहीं पता है मार्जिनल रिलीफ क्या होता है, मैं इसकी बात आपसे करूंगा। उसमें फिर ऐड होगा जी आपका सरचार्ज, वो कब कितना कैसे लगेगा इसकी बात करेंगे। उसमें से रिबेट माइनस होगी, HEC हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% ऐड हुआ किस पे? टोटल टैक्स में से रिबेट माइनस करोगे, सरचार्ज ऐड करोगे, उसके ऊपर 4% आपका सेस लगेगा, या आपका टोटल टैक्स पेबल आ गया। अब आपका जो भी टैक्स पेबल है, प्रीवियस ईयर में जो भी आपने इनकम कमाई, आपने उसकी असेसमेंट की, असेसमेंट ईयर में जो भी आपका टैक्स पेबल है, अगर उसमें से आपका कोई ऑलरेडी एडवांस में आपने या तो गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया है, या आपका TDS कट गया। TDS का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अब ये क्या सर नाटक है? अब फॉर एग्जाम्पल होता क्या है, एक एग्जाम्पल समझना। मैं एक कंपनी में जॉब करता हूं, उस कंपनी से मुझे सैलरी मिलती है, वो मेरे लिए इनकम फ्रॉम सैलरी है। गवर्नमेंट ने कंपनी को क्या बोला कि जब आप अपने एम्प्लॉय को सैलरी दोगे ना, तो उस पर जो उसका टैक्स बनता है वो काट लेना, उसको काट के बाकी सैलरी देना। मतलब सर जो आप जॉब करते हो, आपके हाथ में जो सैलरी आती है उसमें जो आपका इनकम पे इनकम टैक्स बनता है वो कट के आपको पैसे मिलते हैं क्या? हाँ, आप अपने माता पिता से पूछना, जो लोग सैलरीड है जॉब करते हैं उनको टैक्स कट के उनके पैसे मिलते हैं। क्यों सर? क्योंकि गवर्नमेंट ने कंपनी को बोला है, लायबिलिटी डाल दी कंपनी के ऊपर, जिस कंपनी में आप जॉब करते हो, कि आप अपने एम्प्लॉयज का TDS काट के, टैक्स काट के उनको पैसे दो, और वो टैक्स गवर्नमेंट ने लायबिलिटी डाल दी कंपनी के ऊपर कि आप हमें जमा करो। और ऑब्वियसली ना, एक कंपनी है उसके 1000 एम्प्लॉय हैं, तो गवर्नमेंट के लिए इजी क्या है, एक कंपनी को पकड़ना या 1000 एम्प्लॉय को पकड़ना? सर एक कंपनी को पकड़ना। तो कंपनी क्या करती है, सारे एम्प्लॉयज का टैक्स जितना बनता है वो काट के गवर्नमेंट को जमा करा देती है। तो जब मैं अपनी असेसमेंट ईयर में असेसमेंट करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, सरकार मेरे पूरे साल की इनकम इतनी, उस पर टैक्स बनता है इतना, लेकिन ऑलरेडी कट चुका है, मुझे तो कट के पैसे मिले, कट चुका है इतना, बैलेंस पेबल इतना। तो पॉइंट क्या है, मार्जिनल रिलीफ के बारे में मैंने कुछ बताया ही नहीं, अभी सिखाऊंगा बेटा आगे कैलकुलेशन, अभी कुछ नहीं बताया, अभी आपको कुछ नहीं पता, पहले उसको मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया है, आगे आ गया। मार्जिनल रिलीफ के बारे में मैंने कुछ बताया ही नहीं अभी, ठीक है ना? तो टोटल टैक्स पेबल में से जितना आपका TDS कट चुका है, या जो आपने एडवांस टैक्स पे कर दिया, या कोई TCS टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, ये सर क्या होता है, कब कितना कैसे कटता है? अगला चैप्टर देखो हमारा क्या है, TDS एंड एडवांस टैक्स। ये चैप्टर आपको सिखाएगा कौन कब इसका कितना, कौन कब इसका और कितना टैक्स काट के गवर्नमेंट को जमा कराता है और बैलेंस पैसे देता है, ये आपको सिखाएगा TDS वाला चैप्टर। सब पूरा लिंक है। उसके बाद आपका आएगा नेट टैक्स पेबल, कि आपको कितना टैक्स गवर्नमेंट को पे करना है। और ये आप फिगर तभी निकाल पाओगे, ये फिगर आप तभी निकाल पाओगे जब आपको
सारे चैप्टर आते हैं। अब देखो लास्ट चैप्टर क्या है, टोटल इनकम। इस चैप्टर में क्या होगा, लास्ट चैप्टर आपका टोटल इनकम। इस चैप्टर में पता है क्या होगा, अब लॉजिकली समझना, इस चैप्टर में क्या होगा बताओ, इस चैप्टर में क्या होगा। इस चैप्टर में फुल फ्लेजिड क्वेश्चंस होंगे। फुल फ्लेजिड का मतलब, फुल फ्लेजिड का मतलब जिसमें एक व्यक्ति का आपको पहले रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करना है, एग्जेम्प्ट इनकम्स माइनस करनी है, पांचों हेड की इसकी इनकम कैलकुलेट करनी है, उसके बाद उसकी क्लबिंग करनी है, उसका सेट ऑफ अगर कोई बनता है तो माइनस करना है, डिडक्शन माइनस करनी है, टैक्स कैलकुलेट करना है, कोई टीडीएस एडवांस टैक्स है तो माइनस करना, और नेट टैक्स पेबल आपको कैलकुलेट करना है। मतलब टोटल इनकम इज नॉट अ न्यू चैप्टर। टोटल इनकम कोई नया चैप्टर नहीं होगा। जिस बच्चे को पहले 13 चैप्टर आते हैं, जिस बच्चे को पहले 13 चैप्टर आते हैं, एक एक प्रोविजन याद है, उसके सवाल आते हैं, तो आप 14वां चैप्टर कर पाओगे। मतलब 14वां चैप्टर इज नथिंग न्यू, कुछ उसमें नया मिलने वाला नहीं है आपको। सारा पूरा मिक्स होके एक पूरा भयंकर बड़ा सवाल आएगा, इस व्यक्ति की टोटल इनकम निकालो और उस पर टोटल टैक्स निकालो। मतलब जो आपने ये पूरा टेबल पढ़ा है, ये पूरा टेबल आपने पढ़ा है, ये कैसे इनकम निकलती है, कैसे उस पर टैक्स निकलता है, प्रैक्टिकली इसका सवाल टोटल इनकम में आएगा। टोटल इनकम में इसका प्रैक्टिकली पूरा सवाल आएगा। और पहला क्वेश्चन जो कंपलसरी होता है, पहला क्वेश्चन जो कंपलसरी होता है वो टोटल इनकम का होता है। अब आप समझ सकते हैं कि जो कंपलसरी होता है पहला सवाल वो टोटल इनकम चैप्टर में से होता है, इधर 15 नंबर का या सीधा 20 नंबर का। पहला सवाल जो कंपलसरी होता है वो टोटल इनकम में से होता है। मतलब आपको एक पूरा फुल फ्लेजिड क्वेश्चन दिया जाएगा, फुल फ्लेजिड सवाल दिया जाएगा, जिसमें आपको पूरी इनकम, पूरा टैक्स कैलकुलेट करना होगा, फ्रॉम जीरो टू हीरो, ए टू जेड आपको सब कुछ कैलकुलेट करना होगा। और वो बच्चा तभी कर पाएगा जिसने टोटल इनकम की अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। और टोटल इनकम वही बच्चा कर पाएगा जिसको पहले 13 चैप्टर आते। अगर आपको पहले 13 चैप्टर नहीं आते तो आप टोटल इनकम का सवाल कर ही नहीं पाओगे, सीधी सी आखिरी बात है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि हम पहले 13 चैप्टर करते हैं। हर बैच की मेरी यही प्रथा है, हम लोग पहले 13 चैप्टर पूरे अच्छे से डिटेल में करते हैं और उसके बाद हम लोग जीएसटी शुरू कर देते हैं। जीएसटी आप ये मान के चलो इज वेरी टुच्चा, जीएसटी इज वेरी इजी। 40 नंबर फ्री के हैं। मतलब मैं इतना आपको स्ट्रॉन्ग कर दूंगा जीएसटी में कि आप 40 में से 40 लेके आ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले हम 13 चैप्टर करते हैं, मैं इतने जीएसटी शुरू कर देता हूं। जीएसटी में थ्योरी ज्यादा है, मतलब आप ये मान के चलो 40 में से 25 नंबर कम से कम थ्योरी आती है। थ्योरी मतलब केस बेस्ड क्वेश्चंस, इसने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये हो गया, वो हो गया, तो बताओ क्या होगा। तो उसमें लॉ पूछा जाता है बेसिकली, और मैक्सिमम 15 नंबर का प्रैक्टिकल आता है उसमें। तो जीएसटी में तो मैं आपको ऐसा कर दूंगा, सब कुछ क्लास में ही करा दूंगा, उसके लिए आपको होमवर्क नहीं मिलता। उस केस में बहुत रेयर होमवर्क मिलता है। तो उसमें क्या होता है कि जब तक हम जीएसटी करते हैं, आपका टारगेट क्या रहता है उस दौरान, जब तक हम जीएसटी करते हैं, कि हम पहले 13 चैप्टर रिवाइज करें। क्योंकि मैं अब लाइन से कराना शुरू करूंगा। 13 चैप्टर जिस दिन होंगे, अगर मैंने अगले ही दिन 14वां चैप्टर शुरू कर दिया तो आपको रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा। और जिसको पहले 13 चैप्टर नहीं आते, सत्संग सुनते हो सिर्फ, मैं तो क्वेश्चन पे क्वेश्चन करे जाऊंगा, लेकिन आपको प्रोविजन ही अगर याद नहीं है, पुरानी भूल गए हो या रिवीजन करने की जरूरत है एक बार, तो आपके लिए 14वां चैप्टर डिफिकल्ट हो जाता है। तो हमारे हर बैच की क्या प्रथा है, हम पहले 13 चैप्टर पूरे करते हैं, उसके बाद मैं जीएसटी शुरू कर दूंगा। उस दौरान आपको क्या करना है, 5-10 दिन लगा के अपने वापस से सारे चैप्टर की प्रोविजंस रिवाइज करनी है। और फिर मैं कराता हूं टोटल इनकम को, आपको भी मजा आएगा। उसमें कुछ नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है, सारे 13 चैप्टर का एप्लीकेशन है, सारे 13 चैप्टर का एप्लीकेशन है। जी हां, इनकम टैक्स 60 नंबर का पूरा प्रैक्टिकल आता है आपको। बहुत रेयर 5-7 नंबर का एक आधा कोई सवाल आ जाए, बाई चांस तो आ जाए, अदरवाइज पूरा आपको प्रैक्टिकल आता है इनकम टैक्स। तो ये आपका मैंने इसलिए पूरा आपके साथ एक लिंकिंग करी। और जो 12th चैप्टर रह गया, फाइलिंग ऑफ रिटर्न, ये एक प्योर थ्योरेटिकल चैप्टर है, प्योर थ्योरेटिकल, कि आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न आईटीआर कब तक भरनी है, किसको भरनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। सारी आईटीआर क्या होती है, प्रीवियस ईयर में आपने इनकम कमाई, असेसमेंट ईयर में उसकी असेसमेंट होगी, लेकिन कैसे, गवर्नमेंट के अलग अलग फॉर्म्स हैं,
प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म्स, वो फॉर्म आपको भरना है। आईटीआर मतलब होता है इनकम टैक्स रिटर्न, पिछले साल में मैंने इतनी इनकम कमाई, सैलरी से पूरी कैलकुलेशन आपको उनके एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में फिल करके ऑनलाइन और हार्ड कॉपी जमा करनी होती है। किसको जमा करनी है, कब जमा करनी है, कैसे जमा करनी है, ये सब आप सीखोगे फाइलिंग ऑफ रिटर्न में। फाइलिंग ऑफ रिटर्न में आप ये सब सीखोगे। आईटीआर जिसे बोलते हैं, इनकम टैक्स की रिटर्न कब जमा करनी है, किसको। उसमें क्या होता है, असेसमेंट ईयर में आप जमा करते हो, लेकिन क्या जमा करते हो, एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है इनकम टैक्स वालों का, उस आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग आईटीआर है। इनकम टैक्स की रिटर्न एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है, फॉर्मेट है कि प्रीवियस ईयर में आपने जो भी कुकर्म या कांड करे हैं वो आप भर के गवर्नमेंट को देते हो कि ये मेरी इनकम है, उस पर इतना इनकम टैक्स बनता है जो मैं गवर्नमेंट को जमा करा चुका हूं। एक वैलिड प्रूफ है आपके पास। आईटीआर जमा करते हो तो आप इनकम टैक्स के दायरे में वैलिड प्रूफ है आपके पास कि मैंने ये देखो जी मैंने इनकम टैक्स जमा कर दी। गवर्नमेंट को लिखित में आप बेसिकली रिटर्न में दे रहे हो कि जो भी आपने पिछले साल किया है, जो भी आपकी इनकम है उस पर जो भी इनकम टैक्स बनता है उसकी पूरी कैलकुलेशन आप राइटिंग में दे रहे हो। नहीं लक्षिता, वो फॉर्म 16 कुछ और चीज होती है, वो ये नहीं होता। तो वो फाइलिंग ऑफ रिटर्न बिल्कुल एक अलग थ्योरेटिकल चीजें है कि ये सारी फॉर्मेलिटीज कब कैसे किसको करनी होती है, वो बिल्कुल एक अलग चीज है, उसका प्रैक्टिकल से कोई नाता नहीं है। तो आपको ये पूरा सिलेबस समझ में आया। बेसिकली पूरा सिलेबस क्या कहता है, एक बर्ड्स आई व्यू इस सिलेबस में है क्या, बेसिकली ये आपको समझ में आया कि जो 14 चैप्टर है ये इनका रोल क्या है आपके पूरे टोटल इनकम में, इसका रोल क्या है, ठीक है ना। अब ये समझो इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने मतलब बुक वालों ने क्या किया है, चैप्टर 1 के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट, चैप्टर नंबर 1 के अंदर आपकी कैलकुलेशन घुसाई हुई है कि इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब आप मुझे बताओ, मैं आपको सीधा इनकम टैक्स कैलकुलेट करना सिखा दूं? मतलब अब लोग क्या करते हैं, जो सीधा बुक्स को फॉलो करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, बस आना है, जो बुक में लिखा है पढ़ा देना है। मैंने बहुत टीचर देखे हैं टैक्स में पहले चैप्टर में ही बच्चे को टैक्स कैलकुलेट करना सिखाना शुरू कर देते हैं। अरे भाई, उसको ये नहीं पता रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, उसको ये नहीं पता एग्जेम्प्ट इनकम क्या होती है, उसको ये नहीं पता पांचों हेड की इनकम कैसे निकालनी है, उसको ना क्लबिंग के बारे में पता, ना सेट ऑफ के बारे में पता, मैं तुम्हें इनकम टैक्स। मतलब चैप्टर 1 के अंदर आपका स्टेप नंबर 4 कैलकुलेशन ऑफ टैक्स घुसा हुआ है। पहले 3 स्टेप जिस बच्चे को नहीं आते, मैं उसको स्टेप नंबर 4 कैसे करा दूं? मैं तो करा दूंगा, मुझे तो आता है, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए मैंने आपको बहुत पहले कहा था, याद है मैंने आपको बहुत पहले क्या कहा था, कि मैं आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो 2 तरीकों से कराऊंगा, 2 बार में कराऊंगा। पहले आपको बेसिक पूरा क्लियर कर दूंगा, आपके माइंड में एक पिक्चर बना दूंगा, माइंड मैप बना दूंगा कि हमारे पूरे इनकम टैक्स में है क्या। फिर जब थोड़ा इनकम टैक्स से रूबरू हो जाओगे, मतलब रेजिडेंशियल स्टेटस सीख लोगे, एग्जेम्प्ट इनकम सीख लोगे, और हेड्स ऑफ इनकम में से एक आधा हेड जब आप कर लोगे तो आपको इनकम टैक्स के बारे में थोड़ा ज्ञान होगा कि इनकम कैसे निकालते हैं। फिर मैं आपको वापस से लेके आऊंगा इस चैप्टर के ऊपर, और फिर मैं आपको थोड़ा बहुत टैक्स निकालना, मतलब मैं इस चैप्टर को तोड़ तोड़ के, हाउस प्रॉपर्टी का सवाल कराया तो हाउस प्रॉपर्टी से लिंक जितने भी टैक्स की प्रोविजन है वो आपको सिखा दी, सैलरी, मतलब बहुत ही प्यारे तरीके से मैं इसको पूरा कवर करूंगा। लेकिन अभी दिमाग में मत डालना, अपने दिमाग में मत डालना, क्योंकि बच्चों के दिमाग में ये बात आ जाती है जनरली। आप बुक खोलोगे, बुक में आपको कुछ टॉपिक्स दिखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट में, विच आई एम नॉट कवरिंग राइट नाउ, मैं अभी कवर नहीं करूंगा उसको, क्योंकि अभी आपको वो चीज का ज्ञान ही नहीं है। उस ज्ञान के लिए मुझे आपको बहुत खोदना पड़ेगा, और वो खुद ही खुद जाओगे ना, जब ये सारे चैप्टर कर लोगे तो ऑटोमेटिकली आप सीख ही जाओगे। ऑटोमेटिकली जब सीख जाओगे तो फिर मैं आपके लिए बहुत आसानी से वो समझा पाऊंगा, आपको बहुत इजीली आपको समझ में आएगा। तो कृपया करके जिस सीक्वेंस में मैं आपको करा रहा हूं वो एक लहजा है टैक्स को पढ़ने का, और वो आपको बहुत इजी कर देगा टैक्स को। टैक्स सबसे वाइड, सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, इसको किसी और सब्जेक्ट से कंपेयर मत करना कि सर कॉस्टिंग में तो बहुत छोटा है, बहुत आसान है, मैं क्या करूं, है तो है। अब टैक्स बहुत वाइड है, बड़ा सिलेबस है। आप ये मान के चलो कि कॉस्टिंग में अगर 70 to 80 क्लासेस लगती हैं तो टैक्स में 100 से 120 लगती है, मतलब ये 1.5 गुना है। बाकी कॉस्टिंग मैं अगर आपके ग्रुप 1 को वो करूं, बाइफरकेट करूं, तो नंबर 1 पे जो लेंदी है, मुश्किल कुछ भी नहीं है, सब आसान है।
जितनी प्रैक्टिस कर लोगे, जितने कॉन्सेप्ट सीख लोगे, आसान सब कुछ है, मुश्किल कुछ है ही नहीं। आसान है, सिलेबस ज्यादा है, सीए का सिलेबस ज्यादा है लेकिन है बहुत आसान। तो सबसे नंबर 1 पे आएगा टैक्स। नंबर 1 सब्जेक्ट इज टैक्स। इसीलिए मैंने क्या बोला कि टैक्स का सिलेबस आपका ग्रुप 1 का कॉस्टिंग खत्म हो जाएगा, लॉ खत्म हो जाएगा, अकाउंट्स खत्म हो जाएगा, लेकिन टैक्स का जो सुबह का स्लॉट है ये आपका चलता रहेगा। कॉस्टिंग के बाद एफएम, लॉ के बाद ऑडिट, अकाउंट्स के बाद एडवांस अकाउंट्स आपकी शुरू हो जाएगी, और ईएसएसएम आप कभी भी देख सकते हो। तो बाकी आपका टैक्स मॉर्निंग में चलता रहेगा पूरे 5-6 महीने लगातार, ठीक है ना। तो टैक्स नंबर 1 सब्जेक्ट है, इसको किसी और से कंपेयर मत करना, 1.5 गुना सब्जेक्ट है ये। कॉस्टिंग सेकंड नंबर पे अगर मैं जाऊं, सेकंड नंबर पे, तो सेकंड नंबर पे आपका कॉस्टिंग और लॉ है। नंबर 1 हो गया टैक्स, मैं डिफिकल्टी लेवल की बात कर रहा हूं। नंबर 1 टैक्स, डिफिकल्टी नहीं बोलूंगा, वास्टनेस की बात कर रहा हूं। नंबर 1 पे टैक्स, सेकंड नंबर पे आपका कॉस्टिंग और लॉ है। अकाउंट्स थर्ड नंबर पे, और बहुत ही मतलब अकाउंट्स तो इंटर का इतना टुच्चा है कि बहुत आसान है। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है 11th 12th के, तो अकाउंट्स इज वेरी इजी, मतलब कुछ है ही नहीं अकाउंट्स में, गिने चुने कॉन्सेप्ट हैं, गिने चुने सवाल हैं, और वही घूम फिर के आ जाते हैं। और ग्रुप 2 को तो, ग्रुप 2 होता है ना, जैसे आप ये मान के चलो बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है कि हाथी का बच्चा, अगर ग्रुप 1 हाथी है तो ग्रुप 2 हाथी का बच्चा है, बिल्कुल उसके आगे इतना सा। ग्रुप 2 बनाया ही आपके ग्रुप 1 के नंबर को कवर करने के लिए है। मतलब एफएमई को मैं एडवांस अकाउंट्स, ऑडिट, ग्रुप 2 में मेरे को एक भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं लगता कि जिसमें आपको कुछ भी डिफिकल्टी आने वाली है। बहुत टुच्चा है ग्रुप 2, मतलब ग्रुप 1 के मुकाबले। अगर ग्रुप 1 का लेवल ये मान के चलो कि अगर आपका ग्रुप 1 का लेवल ये है, तो ग्रुप 2 उसके आगे यहां स्टैंड करता है अकॉर्डिंग टू मी। जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप खुद कहोगे सर ग्रुप 2 में है ही कुछ नहीं। और ग्रुप 2 आपका ग्रुप 1 के नंबर कवर करने के लिए बना है। मतलब बच्चे क्या होते हैं ना, ग्रुप 1 का सिलेबस देख के डर जाते हैं। क्यों डर जाते हैं? सर क्या हम ग्रुप 2 कर पाएंगे? अगर ग्रुप 2 भी इतना बड़ा निकला तो हम बोथ ग्रुप कैसे देंगे? अभी से दिमाग में डाल लो। देखो मेरा काम है आपको क्लियर कराने का। मैं अगर आपको गलत गाइडेंस दूंगा और आपके ऊपर जबरदस्ती का प्रेशर डाल दूंगा, आपका रिजल्ट खराब आएगा, जिससे मेरा नाम खराब होगा। बच्चे क्या होते हैं ना, बाकी बच्चों की बातों में आके डर जाते हैं। अभी आपके दिमाग में हुआ है सीए मुश्किल है, क्यों? क्योंकि आपने अभी तक कुछ खुद नहीं किया है, आपने सिर्फ सुना है, लोगों से सुना है। जब खुद कर लोगे, मतलब मेरे मुंह से आप कभी नहीं सुनोगे सीए मुश्किल, और ना ही मुश्किल है, बहुत इजी है। सिलेबस लेंदी है मानता हूं, टाइम कंज्यूमिंग है मानता हूं, तो टाइम तो देना पड़ेगा ना। इतना टफ कोर्स, टफ मतलब दुनिया का, वर्ल्ड का टॉप 3 कोर्स में आ जाता है ये, तो उसके लिए आप सोचो मैं टाइम भी ना दूं और मेरी सीए भी हो जाए, तो ऐसा तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना। जितना आपका लेवल बढ़ता रहेगा उतना आपको टाइम भी तो देना पड़ेगा ना। तो टाइम दो, बहुत इजी कोर्स है, लेकिन हाँ लेंदी है, नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट ज्यादा है, वास्ट सिलेबस है, एंड दैट रिक्वायर्स योर टाइम। आपको इसको टाइम देना पड़ेगा। नंबर ऑफ टाइम्स रिवीजन, जितना ज्यादा कॉन्सेप्ट है उतने ज्यादा आपको पढ़ने हैं, और उतने ज्यादा आप भूलोगे भी। तो जितनी ज्यादा बार आप रिवीजन करोगे, और ये सब चीजें आपको 9 महीने में करनी है। मतलब अगर आपको दिन के 12-15 घंटे भी देने पड़े तो आपको देने चाहिए। यही आपका करियर है, यही आपकी लाइफ है, और जो आपको आगे जाके बहुत ज्यादा रिवॉर्ड देने वाली है। टाइम कंज्यूमिंग कोर्स है, नंबर ऑफ टाइम्स आपको रिवीजन करनी है। 3 से 4 बार जब तक रिवाइज नहीं करोगे, वो कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठेगा नहीं, और एग्जाम में आपको भूल जाएगा। बस यही फंडा है। आता सब कुछ है, समझ में सब आएगा, ये मेरी गारंटी है। क्वेश्चन सब कर पाओगे अभी, लेकिन अगर उसको रिवाइज नहीं किया, टेस्ट नहीं दिया, भूल जाओगे एग्जाम तक, और इसीलिए बच्चे फेल हो जाते हैं। सिंपल सीधी सी बात है। साइंस नहीं है ये साइंस नहीं है कि समझ में ही नहीं आएगा। समझ में सब आएगा आपको, समझ में 100% सब आएगा, मेरी गारंटी है। समझ में सब कुछ आएगा, लेकिन आप भूल जाओगे टिल योर एग्जाम। मुद्दा ये है बस, ठीक है ना। तो अब आप इसको फटाफट से नोट करो कि किस तरीके से आपको टैक्स कैलकुलेट करना है और कैसे आपको क्या क्या करना है। कृपया करके इसको आप नोट करें। हाउ टू कैलकुलेट इनकम एंड इनकम टैक्स पेएबल बाय इंडिविजुअल्स एंड अदर एसएससीज।
करें जी, फटाफट से इसको नोट करें। पेबल बाय इंडिविजुअल्स, आपके इंटर लेवल पे मेनली जो टैक्सेबिलिटी है वो इंडिविजुअल्स की है। और मेरा नंबर सबके पास है ना, कोई भी दिक्कत हो, कभी भी दिक्कत हो, कृपया करके मुझे व्हाट्सएप करें, है ना। और अच्छे से, बिल्कुल ध्यान से, मजे से पढ़ाई करें। यही आपका टाइम है करियर बनाने का। आज अगर आपने मेहनत कर ली, मतलब मेरा तो एक सिंपल सा फंडा है, आज के 4 साल और बाकी 40 साल, दो चीजें आपके पास। अगर आज आपने 4 साल मेहनत कर ली तो आने वाले 40 साल आपको मेहनत की जगह मतलब स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, और वो आपके सुखी सफल हो जाएंगे आने वाले 40 साल। और अगर आप आज के 4 साल की मेहनत में गोची मार गए या गोली दे गए तो आने वाले 40 साल घिसानी पड़ेगी आपको, और फिर भी उतने पैसे नहीं कमा पाओगे और अच्छा करियर नहीं बनेगा। तो आपको सोचना है कि मुझे आज 4 साल मेहनत करनी है और घिसानी है अपनी 12-15 घंटे दिन के, या मुझे जीवन के 40 साल घिसानी है 12-15 घंटे। अंडर हेड, वीएच नहीं है, यूएच है, इनकम अंडर हेड सैलरी, अंडर हेड दिस, अंडर हेड दैट। ठीक है ना। तो ये आपको सोचना है अब कि मुझे आज 4 साल घिसानी है या पूरे 40 साल।
नहीं बेटा, आप स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट इज नॉट अलाउड। ग्रॉस टोटल इनकम बिफोर सेट ऑफ एंड क्लबिंग। हर हर मैदान फतेह। करें जी, फटाफट से नोट करें। करें जी, ऊपर कर दूं? डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C से 80U।
चलें जी, हो गए यहां तक? चलें जी, हो गया। हाँ जी। अभी आएगा, मोनिका आएगा, सब आएगा बेटा आगे। अभी करनी है सर चार्ज की टेबल नेक्स्ट क्लास में। टीडीएस और एडवांस टैक्स, और नीचे टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स।
चले जी, हो गया बच्चों। चलो जी, तो अब आप जैसा कि देख सकते हैं हमारी एक एक क्लास बेटा प्लान्ड है। प्लान्ड का मतलब आप ये देख सकते हैं, बाकी हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हमने यही सीखना है कि कैसे स्लैब रेट पे टैक्स कैलकुलेट करेंगे। ऊपर ऊपर से मैं आपको बताऊंगा रिबेट का मतलब क्या होता है, HEC का मतलब क्या होता है, एज कैलकुलेशन जो 60 साल वाली बात की वो क्या होता है, एक छोटा सा आपका सेक्शन है 115 BAC वो क्या होता है, सरचार्ज क्या होता है, उसकी पूरी ये टेबल है, ये टेबल हम लोग बनाएंगे। और मिस्टर ए मतलब मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे। और ये सारे तरीके से हमें क्लास करनी है और उसके बाद हमें चलना है जी आगे। अच्छा सुनो, मेरी बात सुनो, अब ध्यान से सुनना। इसका एक और बहुत बेहतरीन उपाय ये भी है। इसका उपाय ये है कि आप क्या करोगे, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जो लिखवाना है, नेक्स्ट क्लास में जो राइटिंग वाला पार्ट है, अभी एज सच आपके पास कोई होमवर्क नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, हमारे लिए बहुत जल्दी और इजी हो जाएगा कि नेक्स्ट क्लास में जो मैंने आपको लिखवाना है कॉपी में, मैं अभी क्लास को क्या करूंगा, ऐसा करके ना फुल स्क्रीन करके धीरे धीरे स्क्रॉल करूंगा ऊपर। तो आपको क्या करना है, इससे आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि आपको जब ये क्लास अभी 2 या 3 बजे के बाद हमारे रिकॉर्डेड स्टोर सेक्शन में अपलोड हो जाती है, वहां जाओगे, क्लास प्ले करोगे, क्लिक करोगे और क्लास को बिल्कुल एंड पे ले आना, लास्ट में। लास्ट में लाने के बाद क्लास को पॉज करना और ये सब तो लिखा हुआ है ही, आप अपनी कॉपी में इसको नोट कर लेना। इससे क्या होगा, दो फायदे। पहली चीज, आपको रिकॉर्डेड क्लास चलानी आ जाएगी। दूसरी चीज कि जो हमें कल पढ़ना है उसका एक आपको ओवरव्यू रहेगा कि हमें पढ़ना क्या है, थोड़ा सा एक हिंट हो जाता है कि हमें पढ़ना क्या है। और तीसरी चीज, टाइम तो बचेगा ही। क्लास में आप लिखोगे या क्लास को पॉज करके बाद घर पे लिखोगे, उससे टाइम तो आपका बचेगा ही बचेगा। हमारा समझने पे फिर हमारा फोकस ज्यादा रहेगा क्लास में। दैट इज योर विश। और क्लास में हम आराम से समझ लेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो मैं अभी क्या कर रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में जो आपको नोट कराना है वो धीरे धीरे ऐसा करके स्क्रॉल कर रहा हूं ऊपर। आप क्या करोगे, जब मैं दिखाऊंगा आप रिकॉर्डेड क्लास में जाओगे, क्लास को पॉज करोगे और पॉज करके अपना आराम से उसको लिखोगे। तो ये हुआ जी मेरा पहला स्लाइड, ये हुई दूसरी स्लाइड जिसको आप पॉज करके लिखोगे नेक्स्ट क्लास में आने से पहले, ये हुई तीसरी स्लाइड। हाँ दिखाता हूं लक्षिता, रुको। ये हुई चौथी स्लाइड, ये हुई पांचवी स्लाइड, ये हुई आपकी छठी स्लाइड, ये हुआ आपका सरचार्ज का डायग्राम पूरा, ये हुआ आपका एक मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट, ये एक और एग्जांपल मार्जिनल रिलीफ के लिए। उसके बाद उसके बारे में थ्योरी, मार्जिनल रिलीफ की थ्योरी, बस ये आपको नोट करना। और ये देख लो एक बार, आप जो बच्चों ने लाइव प्लस रिकॉर्डेड, आप सब लोग लाइव प्लस रिकॉर्डेड के हो, तो आपको क्या करना है, क्लास देखने के लिए बैच कोड ले लो टेक्निकल टीम से, हमें रिक्वेस्ट भेजो। कहां पे, जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे नीचे सेकंड या थर्ड टैब होगा बैचेस का, वहां पे प्लस का साइन आएगा, प्लस पे क्लिक करोगे, बैच कोड डालोगे, हमारे पास रिक्वेस्ट आ जाएगी। बैच कोड टैक्स का, कॉस्ट का, लॉ का, अकाउंट्स का, जो भी सब्जेक्ट आपने लिया है, उसके बाद हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। आप लाइव क्लास आपकी बैचेस में चलेगी, आप मोबाइल पे भी ले सकते हो, लैपटॉप पे भी ले सकते हो, और जो पीडीएफ है वो आपकी मोबाइल पे खुलेगी सिर्फ, ठीक है। उसके बाद अगर आपको रिकॉर्डेड लेना है
तो रिकॉर्डेड के लिए आपको क्या करना है, स्टोर में जाना है। स्टोर में जाने के बाद व्यू ऑल कैटेगरी में नॉट फॉर सेल में जाओगे, इंटर पे कोर्स जो आपने लिया उस पर क्लिक करो, आपको आपके नाम का डिस्काउंट कूपन आपको दिखेगा, उस पर अप्लाई करके एक्टिवेट कर लो। एंजॉय द क्लासेस ऑन मोबाइल एंड लैपटॉप। सर लैपटॉप पे क्लास कैसे चलती है, आपको क्या करना है, web.classplusapp.com खोलना है ब्राउजर में, किसी भी ब्राउजर में। ऑर्गेनाइजेशन कोड मांगेगा आपसे, TALHY TALHY आपको डालना है। मोबाइल नंबर जिससे आपने रजिस्टर करा है वो डालना है, और आप अपने लैपटॉप में भी वही सेम चीज आपकी खुल जाएगी जो आपके मोबाइल में खुलती है। ठीक है जी, ये तरीका है लैपटॉप में देखने का, ईदर लाइव और रिकॉर्डेड। और लाइव के लिए देखो हमारे पास सिंपल सी बात है, लाइव क्लासेस के लिए जो हमारी एप्लीकेशन पे बना है वो है बैचेस, और रिकॉर्डेड के लिए जो सेक्शन है वो है स्टोर। इतनी सी बात है। लैपटॉप पे पीडीएफ आपकी नहीं खुलेगी, बिकॉज अगर लैपटॉप पे पीडीएफ खुलती है तो वो डाउनलोड हो जाती है और हमारे कॉपीराइट इश्यूज होते हैं। बच्चे डाउनलोड करके उसको एडिट करके अपनी बुक बना के मार्केट में बेचते हैं, ये हमारे साथ पहले हो चुका है, इसीलिए हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है ना, मोबाइल पे आप खोल के कुछ कर नहीं पाओगे और बड़ी कॉपीराइट इश्यूज होते हैं मोनिका, इसलिए। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ओके टाटा बाय बाय, टेक केयर। और क्योंकि अभी क्लास थोड़ी 5-6 मिनट हमारी लेट हो गई है, तो आपकी जो नेक्स्ट क्लास शुरू होगी वो हमारी 10:55 के आसपास होगी। ठीक है, तो थोड़ा सा आज टाइम लग गया लिखने में, अभी शुरू है हमारा, 1-2 दिन है। मैं आपको शुरू में एप्लीकेशन के बारे में समझा रहा था। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक ओके टाटा बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। जिन बच्चों ने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके आप एडमिशन ले सकते हैं। सीए इंटर बोथ ग्रुप हम आपके लिए लेके आए हैं ऑनलाइन लाइव, मात्र 48,000 रुपए में बोथ ग्रुप, जिसमें आपको रिकॉर्डेड भी देखने को मिलेगा अनलिमिटेड टाइम्स। मिलते हैं जी नेक्स्ट क्लास में, तब तक ओके टाटा बाय बाय।